नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरियर विजडम हब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेस्ट और लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरी आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि अमीर बनने का राज सिर्फ पैसों की समझ में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच में छुपा है। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग बातें हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि क्यों धैर्य, बचत और सही फैसले आपकी आर्थिक आजादी की असली कुंजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और सीखते हैं कि पैसा हमारे लिए काम कैसे कर सकता है, न कि हम पैसे के लिए। नमस्ते। पैसों की बात करें तो अक्सर दिमाग में नंबर, शेयर बाजार या बजट घूमने लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आंकड़े और चार्ट्स। लेकिन आज हम पैसों से जुड़ी एक ऐसी चीज खंगालने वाले हैं जो शायद ज्यादा जरूरी है, हमारा दिमाग। अच्छा। हाँ, मतलब पैसों को लेकर हम सोचते कैसे हैं, बर्ताव कैसे करते हैं, ये सब। ओ, साइकोलॉजी वाली बात दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की वो जबरदस्त किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाँ, काफी चर्चित किताब है। और उसमें से कुछ कमाल के आइडियाज पर हम आज बात करेंगे थोड़ा गहराई से। बढ़िया। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि पैसों के खेल में कामयाब होने के लिए आपका स्मार्ट होना उतना जरूरी नहीं जितना आपका व्यवहार सही होना है। ये तो थोड़ी उल्टी बात लगती है। मतलब स्मार्टनेस जरूरी नहीं? हाँ, मतलब जरूरी है, पर व्यवहार शायद उससे भी ज्यादा। और ये भी कि क्यों कुछ लोग पैसों को लेकर ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें बिल्कुल अजीब लगते हैं। हाँ, कभी कभी तो लगता है कि ये क्या पागलपन है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। हाउसल कहते हैं कि पैसे बनाने का टैलेंट आपकी डिग्री या आईक्यू से ज्यादा आपके बर्ताव पर टिका है। अच्छा, इसके लिए कोई उदाहरण है उनके पास? हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक कहानी है एक टेक जीनियस की, मतलब सचमुच का जीनियस। 20 साल की उम्र में उसने वाईफाई राउटर का एक जरूरी पुर्जा डिजाइन करके पेटेंट करा लिया था। वाह, कम उम्र में बड़ी कामयाबी। हाँ, फिर कई कंपनियां बनाई, बेची, खूब पैसा कमाया। लेकिन पैसों के साथ उसका रिश्ता बड़ा अजीब था। अजीब मतलब? जैसे कोई बच्चा होता है ना, असुरक्षित सा, वो जेब में 100 डॉलर की नोटों की मोटी गड्डियां लेकर घूमता था। क्या बात कर रही हैं? सबको दिखाता था। हाँ। अपनी अमीरी की ढींगे हाँकता था। और हद तो तब हो गई। क्या किया उसने? एक बार दोस्तों के साथ मजाक में सोने के सिक्के खरीदे और समुद्र में फेंकने लगा। क्या? सोने के सिक्के समुद्र में? क्यों? बस ये देखने के लिए कि किसके सिक्के ज्यादा दूर जाते हैं, मजे के लिए। हे भगवान, ये तो सच में अजीब है। फिर क्या हुआ उसका? अंदाजा लगाइए, कुछ साल बाद वो दिवालिया हो गया। ओह, इतनी होशियारी, इतना पैसा, सब खत्म। हाँ, उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। व्यवहारा ले डूबा उसे। कमाल है। और फिर दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी है रोनाल्ड रीड की। हाँ, बताइए उनके बारे में। रीड साहब वर्मोंट के एक छोटे से गांव में पले बड़े। अपने खानदान में हाई स्कूल पास करने वाले पहले इंसान थे। अच्छा, मतलब कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई फैंसी डिग्री नहीं, कोई बड़ा ओहदा नहीं। पूरी जिंदगी, अब सोचिए, एक चौकीदार और गैस स्टेशन पर मैकेनिक का काम किया। सच में? चौकीदार और मैकेनिक? जी हाँ, जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें उनमें कोई खास बात नहीं दिखती थी। एकदम सीधी सादी जिंदगी। 25 साल गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक की, फिर 17 साल एक डिपार्टमेंट स्टोर जेसी पेनी, वहां फर्श साफ किया। ओह, काफी मेहनत की। हाँ, 38 की उम्र में 2 बेडरूम का एक छोटा सा घर खरीदा $12,000 का, और वहीं अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। पत्नी जल्दी गुजर गई, दोबारा शादी नहीं की। अकेली जिंदगी। हाँ, उनका सबसे बड़ा शौक लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। हाँ, किसी को भनक तक नहीं थी कि ये साधारण सा दिखने वाला आदमी चुपचाप क्या कर रहा था? अपनी छोटी छोटी बचत को सालों साल, बल्कि दशकों तक अच्छी कंपनियों के शेयरों में लगाता रहा। अच्छा, ब्लू चिप स्टॉक्स में? बिल्कुल, बड़ी जानी मानी भरोसेमंद कंपनियां। और बस इंतजार करता रहा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तिकड़म नहीं। धैर्य रखा मतलब? बिल्कुल, धैर्य। और फिर 2014 में जब 92 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, तब क्या पता चला? तब जाके पता चला कि रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत थी। $8 मिलियन? चौकीदार के पास? सब चौंक गए होंगे। बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों को दिए और $6 मिलियन से ज्यादा वहां के लोकल अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। वाह, ये तो अविश्वसनीय कहानी है। हाँ, और यहाँ कमाल की बात क्या है? सब्र और लगातार बचत, इसी ने उन्हें अमीर बनाया। कोई लॉटरी नहीं, कोई हैरत अंगेज दिमाग नहीं। वाह,
ये तो कमाल की बात है। मतलब एक तरफ वो सुपर स्मार्ट टेक वाला जो सब गवा बैठा, हाँ, और दूसरी तरफ ये साधारण सा चौकीदार जो करोड़ों बना गया। ये व्यवहार वाली बात को एकदम पुख्ता करता है। बिल्कुल। और फिर एक और कहानी है रिचर्ड फुस्कोन की, जो बिल्कुल रोनाल्ड रीड के उलट था। अच्छा, उनकी क्या कहानी है? ये साहब हार्वर्ड से पढ़े थे, MBA डिग्री थी, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थे। ओ, मतलब एकदम पढ़े लिखे अनुभवी। हाँ, बिजनेस की दुनिया में उनका नाम था, लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। एक मैगजीन ने तो उन्हें 40 अंडर 40 की लिस्ट में भी डाला था। फिर इनके साथ क्या हुआ? इन्होंने तो पैसा बनाया होगा। बनाया तो था, लेकिन शायद पैसा आते ही दिमाग घूम गया। उन्होंने ग्रीनविच कनेक्टिकट में एक आलीशान बंगला बनवाया 18,000 स्क्वायर फीट का। 18,000 स्क्वायर फीट। बाप रे। सोचिए, 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल, 7 गैरेज, और इस महल को चलाने का महीने का खर्चा ही $90,000 से ज्यादा था। $90,000 महीना? सिर्फ रख रखाव का। हाँ। और तो और, इस घर को और बड़ा करने के लिए उन्होंने भारी कर्जा ले लिया। मतलब लालच पड़ता गया। लगता तो यही है। फिर आया 2008 का वो बड़ा वित्तीय संकट। हाँ, जब बाजार गिरे थे बुरी तरह। बिल्कुल। फुस्कोन का सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। भारी कर्जा और ऐसी प्रॉपर्टी जिसे बेचना भी मुश्किल था। तो नतीजा? दिवालिया हो गए। हार्वर्ड MBA मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव दिवालिया। हाँ, वही फुस्कोन जिन्होंने कभी बिजनेस पर लेक्चर दिए होंगे, उन्हें जज को बताना पड़ा कि उनकी कोई आमदनी नहीं है। ओह। पहले पाम बीच वाला घर बिका, फिर 2014 में ग्रीनविच वाला महल भी नीलाम हो गया। तो देखिए, रोनाल्ड रीड सब्र वाला और रिचर्ड फुस्कोन लालच वाला। हाँ, दोनों की पढ़ाई लिखाई और तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन पैसों के मामले में ये फर्क किसी काम नहीं आया। व्यवहार ही भारी पड़ा। ये बात सच में सोचने वाली है। आप शायद ही किसी और फील्ड में ऐसा देखेंगे। सही कह रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बिना ट्रेनिंग वाला आदमी किसी हार्वर्ड से पढ़े सर्जन से बेहतर दिल का ऑपरेशन कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई बिना डिग्री वाला शहर के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट से अच्छी बिल्डिंग बना दे? असंभव। हाँ, ये तो नामुमकिन लगता है। लेकिन पैसे और इन्वेस्ट की दुनिया में ऐसा हो जाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि पैसा कमाना या संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जहां नियम और फॉर्मूले लगाकर पक्का नतीजा मिल जाए। तो ये क्या है फिर? ये उससे कहीं ज्यादा एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब इसमें आप जानते कितना है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी आदतें। बिल्कुल। आपका धैर्य, आपका डर पर काबू, आपका लालच पर नियंत्रण, ये सब ज्यादा मायने रखता है। हम अक्सर पैसे के बारे में ऐसे सीखते हैं जैसे ये कोई गणित या फिजिक्स का विषय हो, नियम, कानून, फॉर्मूले। हाँ, स्कूलों कॉलेजों में ऐसे ही पढ़ाते हैं। जबकि असल में ये मनोविज्ञान जैसा ज्यादा है। एकदम सही। इसमें भावनाएं हैं, इंसानी सोच की बारीकियां हैं, डर है, लालच है, ये सब चीजें हैं। तो सिर्फ ये जान लेना कि क्या करना चाहिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तब आती है जब आप उसे करने की कोशिश करते हैं और आपका अपना दिमाग ही आपके रास्ते में आ जाता है, डर हावी हो जाता है या लालच। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी को पैसों के मामले में कोई अजीब फैसला लेते देखते हैं, जैसे वो टेक वाला सोने के सिक्के फेंक रहा था, हाँ। या कोई गरीब आदमी अपनी सारी कमाई लॉटरी पे उड़ा रहा है, तो हमें तुरंत उसे पागल नहीं समझ लेना चाहिए। हाउसल यही कहते हैं, कोई पागल नहीं है। कोई पागल नहीं है। हाँ, लोग पैसों को लेकर अजीब हरकतें करते हैं, ये सच है, लेकिन कोई भी जानबूझकर पागलपन नहीं करता। मतलब हर कोई अपने नजरिए से, अपने तजुर्बों के हिसाब से उस वक्त जो उसे सही लगता है वही फैसला ले रहा होता है, चाहे वो फैसला बाहर से कितना भी अतार्किक क्यों न लगे। हाँ, क्योंकि उनकी दुनिया की समझ उनके अनुभवों से बनी होती है। और कमाल की बात यह है क्या कि हमारे जो निजी अनुभव होते हैं, जो शायद दुनिया में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसका 0.0000001% भी नहीं होंगे। हाँ, बहुत छोटा सा हिस्सा। वही हमारी 80% सोच बना देते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। बाप रे, सिर्फ अपने छोटे से अनुभव से हम पूरी दुनिया का अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल। हम सब दुनिया को अपनी एक छोटी सी खिड़की से देखते हैं और मान लेते हैं कि पूरी दुनिया वैसी ही है जैसी हमें दिख रही है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, सोचिए, दो लोग जो अलग अलग पीढ़ी में पले बड़े हैं, जिनके माँ बाप की कमाई अलग थी, जिनके घर के संस्कार अलग थे, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में रहे, जहाँ अर्थव्यवस्था अलग थी, जिन्हें नौकरी के बाजार में अलग मौके मिले या मुश्किलें आईं। क्या वो दोनों पैसे के बारे में एक जैसा सोच सकते हैं? कभी नहीं। उनके सबक बिल्कुल अलग होंगे। जिसने बचपन में गरीबी देखी है, वो रिस्क और रिटर्न के बारे में वैसे सोच ही नहीं सकता जैसे किसी अमीर बैंकर का बच्चा सोचेगा। बिल्कुल।
जिसके लिए पैसा कभी मसला ही नहीं रहा। या जिसने अपने देश में भयानक महंगाई देखी है, हाँ, हाई इन्फ्लेशन। उसका पैसों को लेकर नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो हमेशा स्थिर कीमतों के माहौल में रहा है। जिसने शेयर बाजार में अपना सब कुछ डूबते देखा है, वो शायद कभी भी उस भरोसे के साथ निवेश नहीं कर पाएगा जिसने हमेशा बाजार को ऊपर जाते ही देखा है। अनुभव सोच बदल देता है। जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण भी दिया है शायद किताब में। हाँ, बिल्कुल। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जाहिर है बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने हार्वर्ड में 1930 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। किताबों में पढ़ा था। लेकिन उनका अपना तजुर्बा, उनका परिवार तो उस मंदी के दौर में और अमीर हो गया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने पिता को लोगों को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखते देखा था ताकि उनके पास खाने को हो। तो कैनेडी की समझ उस आदमी से बिल्कुल अलग थी जिसने सच में उस दौर की भूख और बेरोजगारी झेली थी। मतलब पढ़ना और अनुभव करना, ये दो अलग बातें हैं। एकदम अलग। किताबें पढ़ना या डेटा देखने से आपको वो डर और अनिश्चितता महसूस नहीं हो सकती जो किसी चीज को खुद झेलने से होती है। हाँ, वो पेट की भूख किताबों से महसूस नहीं होती। बिल्कुल। जैसा एक जाने माने निवेशक माइकल बार्टनिक कहते हैं, कुछ सबक समझने से पहले अनुभव करने पड़ते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं इस सच्चाई के शिकार हैं, अपने अनुभवों के चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं। और इस बात का सबूत भी है, मतलब रिसर्च भी है इस पर। हाँ, 2006 में 2 अर्थशास्त्रियों मालमंडियर और नागेल ने एक स्टडी की। उन्होंने अमेरिका में 50 साल के सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के डेटा को खंगाला। अच्छा, 50 साल का डेटा, तो क्या पाया उन्होंने? अर्थव्यवस्था को कैसा देखा? मतलब उस वक्त के अनुभव पूरी जिंदगी असर डालते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई ऐसे समय में बड़ा हुआ जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो उसने बाद की जिंदगी में बॉन्ड्स में कम पैसा लगाया। बॉन्ड्स जिन पर तय ब्याज मिलता है, शायद उन्हें वो आकर्षक नहीं लगे। अच्छा, और जो कम महंगाई में बड़े हुए, उन्होंने बॉन्ड्स में ज्यादा निवेश किया। इसी तरह अगर किसी ने अपनी जवानी में शेयर बाजार को रॉकेट बनते देखा, जैसे 90s में हुआ था शायद, हाँ, तो उसने बाद में शेयरों में ज्यादा पैसा लगाया, भले ही बाद में बाजार उतना अच्छा ना कर रहा हो। ये फैसले उनकी समझदारी या पढ़ाई पर नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात पर टिके थे कि वो कब और कहाँ पैदा हुए। बिल्कुल। कितना अजीब है ना? ये तो सच में अजीब है। वो मशहूर बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस वाली बात भी इसी से जुड़ती है। हाँ, बिल ग्रॉस, जिन्हें बॉन्ड किंग कहा जाता था, उन्होंने भी माना कि अगर वो 10 साल पहले या बाद में पैदा हुए होते तो शायद आज वो उस मुकाम पर ना होते। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनका पूरा करियर उस दौर में बना जब अमेरिका में ब्याज दरें लगातार गिर रही थीं, और जब ब्याज दरें गिरती हैं तो पुराने ज्यादा ब्याज वाले बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, तो उनके लिए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन बन गए। हाँ, लेकिन उनके पिता की पीढ़ी, जिसने ऊंची ब्याज दरें और महंगाई देखी थी, शायद बॉन्ड्स को पैसा जलाने वाला मानती। सोचिए, एक ही चीज, दो अलग नजरिए, सिर्फ जन्म के समय के फर्क से। बिल्कुल। या इसे ऐसे देखिए, जो इंसान अमेरिका में 1970 में पैदा हुआ, उसने अपनी टीनेज और 20s में S&P 500 इंडेक्स को, मतलब अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों का औसत लगभग 10 गुना बढ़ते देखा, इन्फ्लेशन हटाने के बाद भी। जबरदस्त रिटर्न। हाँ, लेकिन सोचिए उस इंसान के बारे में जो 1950 में पैदा हुआ। उसके लिए उसी उम्र में बाजार बिल्कुल नहीं बढ़ा, सपाट रहा। अब इन दो लोगों का शेयर बाजार को लेकर नजरिया एक जैसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सिर्फ उनके जन्म के साल ने उनके अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। और ये सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है ना? महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो लोग 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुए, उन्होंने अपनी जवानी में चीजों की कीमतें 3 गुना से ज्यादा बढ़ते देखी। उन्हें पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें याद होंगी। हाँ, सुना है उस दौर के बारे में। लेकिन जो 1990 में पैदा हुए, उनके लिए महंगाई शायद कभी कोई बड़ी चिंता रही ही नहीं। उनके अनुभव बिल्कुल अलग हैं। और बेरोजगारी का वो उदाहरण भी कमाल का था। हाँ, नवंबर 2009 में वित्तीय संकट के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर करीब 10% थी। सुनने में खराब लगता है। हाँ, काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसे तोड़कर देखें, 16 से 19 साल के अफ्रीकन अमेरिकन लड़के जिनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं था, उनके लिए बेरोजगारी दर 49% थी। 49%, लगभग आधा। हाँ, वही 45 साल से ज्यादा उम्र की श्वेत महिलाएं जिनके पास कॉलेज डिग्री थी, उनके लिए यह दर सिर्फ 4% थी। 4%। सोचिए, एक ही देश, एक ही वक्त, पर संकट का अनुभव कितना अलग। बिल्कुल। और दुनिया भर में देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के शेयर बाजार लगभग तबाह हो गए। हाँ, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गई थीं। वही अमेरिकी बाजार 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। अब इन देशों के लोगों से आप
पैसों के बारे में एक जैसी सोच रखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अनुभव बिल्कुल अलग थे। और वो फॉक्सकॉन वाली कहानी, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, हाउजल वो कहानी बताते हैं फॉक्सकॉन की, जो एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। वहां काम करने वाली एक चीनी महिला कर्मचारी के भतीजे ने एक रिपोर्टर को बताया। क्या बताया? कि उसकी चाची के लिए उस फैक्ट्री में, जिसे कई लोग स्वेट शॉप कहते हैं, हाँ, मतलब कम मजदूरी और मुश्किल हालात वाली फैक्ट्री। बिल्कुल, तो उनके लिए वहां काम करना उनकी पिछली जिंदगी से कहीं बेहतर था, जहां उन्हें वैश्यावृत्ति करनी पड़ती थी। ओह। अब देखिए, बाहर से देखने वाले को वो फैक्ट्री शोषण का अड्डा लग सकती है, और शायद है भी, लेकिन उस महिला के अपने अनुभव के संदर्भ में वो एक बेहतर मौका था। ये दिखाता है कि सही और गलत, अच्छा और बुरा कितना ज्यादा हमारे अपने हालात और अनुभवों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हमारे अनुभव हमारी सच्चाई बन जाते हैं। ये सब सुनकर तो दिमाग घूम जाता है। मतलब पैसों से जुड़ा हर फैसला जो कोई भी लेता है, वो उस पल में उसके लिए कहीं ना कहीं मायने रखता है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए वो तर्कसंगत होता है, उसके अपने मानसिक मॉडल के हिसाब से। लोग उस वक्त उनके पास जो जानकारी होती है और दुनिया को समझने का जो उनका अपना अनूठा तरीका होता है, उसी के आधार पर फैसले लेते हैं। हाँ, हो सकता है उनके पास जानकारी गलत हो या अधूरी हो सकता है उनका हिसाब किताब कमजोर हो, या वो किसी विज्ञापन या सेल्समैन के झांसे में आ गए हों। हाँ, हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो फैसला लेते हैं वो उन्हें उस वक्त अपने हिसाब से सही लगता है, क्योंकि वो उनकी अपनी कहानी, उनके अपने अनुभवों से मेल खाता है। लॉटरी टिकट वाला उदाहरण ही ले लीजिए। अमेरिका में लोग लॉटरी टिकटों पर इतना पैसा खर्च करते हैं। हाँ, कितना? फिल्मों, वीडियो गेम्स, संगीत, खेल के इवेंट्स और किताबों पर मिलाकर किए गए खर्च से भी ज्यादा। बाप रे, इतना ज्यादा? और ये टिकट खरीदता कौन है? ज्यादातर गरीब लोग। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में सबसे कम कमाने वाले परिवार साल में औसतन $412 लॉटरी पर खर्च करते हैं। $412? हाँ, ये सबसे ज्यादा कमाने वालों के खर्च से 4 गुना ज्यादा है। और सोचिए, क्या अमेरिका में ही 40% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर अचानक $400 की जरूरत पड़ जाए तो उनके पास नहीं होंगे। मतलब जो लोग $400 की लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, उनमें से कई वही लोग हैं जिनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। हाँ, ये सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये तो सरासर पागलपन है, $400 बचाने के बजाय लॉटरी को उड़ा देना। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है, ये पागलपन किसे लग रहा है? शायद उन्हें जो ये चर्चा सुन रहे हैं या जो पैसों पर किताबें पढ़ते हैं। हाँ, शायद हम उस आर्थिक तंगी में नहीं हैं जहां $400 बचाना भी पहाड़ जैसा लगे। जरा उस कम आमदनी वाले इंसान के नजरिए से सोचने की कोशिश करें। हाँ, शायद वो महीने के आखिर में मुश्किल से गुजारा कर पाता है। बचत करना, अच्छी नौकरी पाना, ये सब सपने जैसा लगता है। अच्छी छुट्टियां, नई कार, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, ठीक-ठाक घर, ये सब चीजें पहुंच से बहुत दूर लगती हैं। बिल्कुल, ऐसे में वो लॉटरी का टिकट शायद उसके लिए हफ्ते भर में एक लौता ऐसा मौका होता है। किस चीज का मौका? जब वो उन सब अच्छी चीजों को पाने का एक ठोस सपना देख सकता है, जो बाकी दुनिया को शायद आसानी से मिली हुई लगती हैं। मतलब वो असल में उस सपने के लिए, उस उम्मीद के लिए पैसे दे रहा है। हाँ, शायद यही है। हाँ, ये शायद तर्कसंगत ना हो, निवेश के लिहाज से बुरा फैसला हो, लेकिन उसके अपने अनुभवों और हालात को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके लिए वो शायद उस हफ्ते की सबसे अच्छी चीज हो, एक उम्मीद। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है, दूसरों को जज करने से पहले उनके हालात समझना। हाँ, और एक और वजह जो शायद समझाती है कि हम पैसों के साथ कभी-कभी इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं। वो क्या है? और वो ये है कि पैसों का ये जो पूरा आधुनिक खेल है ना, ये बहुत नया है। नया है? मतलब पैसा तो सदियों से है। हाँ, पैसे का इतिहास तो बहुत पुराना है। कहते हैं लिडिया के राजा एलियट्स ने 600 ईसा पूर्व के आसपास पहली सरकारी मुद्रा चलाई थी। हाँ, वो तो है। लेकिन आज हम जिस तरह से बचत और निवेश करते हैं, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना, शेयर बाजार में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड, 401k, ये सब चीजें तो बहुत ही नई हैं। अच्छा, कितनी नई? समझ लीजिए अभी बचपन में ही है। रिटायरमेंट का आइडिया ही ले लीजिए। ये सोच के लोग काम करना बंद करके आराम की जिंदगी जिएंगे। ये तो आजकल आम बात लगती है। लेकिन ये मुश्किल से 2 पीढ़ी पुरानी बात है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ज्यादातर अमेरिकी मरते दम तक काम करते थे। सच में? हाँ, यही उम्मीद थी, यही हकीकत थी। 1940 के दशक तक 65 साल से ज्यादा उम्र के आधे से ज्यादा मर्द काम कर रहे होते थे। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, जब हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट आज कितना सामान्य लगता है। हाँ,
अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी मतलब सरकारी पेंशन जैसी स्कीम शुरू तो हुई, पर शुरू में पैसे बहुत कम मिलते थे। कितने कम? 1940 में जब पहली सोशल सिक्योरिटी चेक इडा में फुलर नाम की महिला को मिला तो वो सिर्फ $22.54 का था। बस? हाँ, आज के हिसाब से करीब $416। 1980 के दशक तक भी औसत मासिक पैसा महंगाई हटाकर $1000 से कम था। ओहो। सोचिए 1960 के दशक के आखिर तक 65 साल से ज्यादा उम्र के 1/4 से ज्यादा अमेरिकी गरीबी में जी रहे थे। ये तो भयानक है। और कंपनियों से मिलने वाली प्राइवेट पेंशन भी कभी बहुत आम नहीं थी। 1975 में सिर्फ चौथाई बुजुर्गों को ही पेंशन मिलती थी। मतलब ज्यादातर लोगों के पास रिटायरमेंट का कोई सहारा ही नहीं था। बहुत कम लोगों के पास था। 1955 में तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि लोग रिटायरमेंट की बातें तो करते हैं पर कर कुछ नहीं पाते। और आज की जो आम योजनाएं हैं जैसे 401 के, वो तो 1978 तक थी ही नहीं। रोथ हायरा, एक और रिटायरमेंट अकाउंट, वो 1998 में आया। अरे ये तो बहुत ही हाल की बात है। हाँ, इंडेक्स फंड जिनमें आज करोड़ों लोग पैसा लगाते हैं वो 50 साल से भी कम पुराने हैं। और होम लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब। यहाँ तक कि हम जो आज आसानी से होम लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन ले लेते हैं, इसका चलन भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। मतलब ये पूरा सिस्टम ही बहुत नया है। बिल्कुल। सोचिए, कुत्तों को हमने 10,000 साल पहले पालतू बनाया और आज भी उनमें अपने जंगली पुरखों की कुछ आदतें बाकी हैं। हाँ, वो तो है। और हम इंसान जिन्हें इस आधुनिक पैसे रुपए के सिस्टम का तजुर्बा मुश्किल से 20, 30 या 50 साल का है, हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें एकदम माहिर हो जाएंगे, कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ, कोई ताज्जुब नहीं कि हम बचत और निवेश में अक्सर गड़बड़ करते हैं। हम पागल नहीं हैं। हम सब इस खेल में नए हैं, नौसिखिए हैं। बिल्कुल। वी आर ऑल बिगिनर्स इन दिस गेम। तो आज की इस बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही पर्सनल होता है। हाँ, एकदम निजी। ये हमारे अपने अक्सर बहुत सीमित अनुभवों से बनता है। जो बर्ताव किसी एक को बिल्कुल पागलपन लगे, वो दूसरे के लिए उसके अपने हालात में पूरी तरह समझा जा सकने वाला हो सकता है। बिल्कुल सही। सहानुभूति जरूरी है। और पैसों के मामले में हम कितने स्मार्ट हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम सब्र रख पाते हैं या नहीं, लगातार कोशिश करते हैं या नहीं। व्यवहार ही सब कुछ है। वो टेक जीनियस और रोनाल्ड रीड की कहानी यही दिखाती है। हाँ, और ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि हम जिस आधुनिक फाइनेंशियल दुनिया में जी रहे हैं वो अभी बहुत नई है। हम सब अभी सीख ही रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो गलतियां होना स्वाभाविक है। हाँ, इसलिए शायद अपने और दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को देखते समय थोड़ी हमदर्दी रखना अच्छा है। हम सब इस सफर में नौसिखिए ही हैं। तो चलिए इस बातचीत से एक सवाल अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर हमारे पैसे से जुड़े फैसले इतने ज्यादा हमारे अपने निजी और अक्सर अधूरे अनुभवों पर टिके होते हैं, तो हम इन अनुभवों से पैदा होने वाले पूर्वाग्रहों यानी बायसेस से ऊपर उठकर बेहतर, ज्यादा जानकारी वाले फैसले कैसे ले सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हम अपनी उस छोटी सी खिड़की से बाहर झांककर पूरी तस्वीर कैसे देख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, सोचने वाली बात है। अगली बार तक सीखते रहें। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की संक्षिप्त समरी। इस किताब में वित्तीय व्यवहार और मानसिकता की गहराइयों को समझने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपने इसके माध्यम से नई सोच और प्रेरणा प्राप्त की होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली बार तक याद रखें, असली दौलत आपके निर्णयों में छिपी है। धन्यवाद।